Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. कैसी है मेरी जीके फैमिली? आई होप सभी अच्छे होंगे, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कल हमारा स्पेशल डे था, इंडिपेंडेंस डे। आई होप सभी ने अच्छे से एंजॉय किया होगा और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम आगे आने वाले वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो के साथ में शुरुआत करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने पूछा था इनमें से कौन सी कंट्री है जिसकी आर्मी ने रिसेंटली स्क्रैप कर दिया है एक लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस जो कि थी कि वुमेन का वर्जिनिटी टेस्ट किया जाता था। तो वो जो वुमेन कैंडिडेट्स आते थे आर्मी में ज्वाइन करने के लिए उनका, उसे अब स्क्रैप कर दिया गया है, बंद कर दिया है। तो हमारे ऑप्शन है मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना, ओमान। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, ये इंडोनेशिया के अंदर प्रैक्टिस की जाती थी। और भी काफ़ी सारी कंट्रीज के अंदर ये किया जाता है जो कि बहुत ही गलत है मेरे हिसाब से। इंडोनेशिया सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर वर्जिनिटी टेस्ट के बारे में कब पता चला गया था? जब ह्यूमन राइट वॉच ने 2014 के अंदर इसके ऊपर रोशनी डाली थी। इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन की गई थी कि वर्जिनिटी टेस्ट किया जाता है थाउजेंड्स ऑफ फीमेल्स के ऊपर 1965 से ये इम्पोज किया जा रहा है। नेशनल पॉलिसी प्रिंसिपल और रिक्रूटमेंट के अंदर कहा गया है कि वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी और ह्यूमन होना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये सब डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था। वर्जिनिटी टेस्ट का मतलब क्या होता है? इसे और भी नामों से जाना जाता है, जैसे कि हाइमेन, टू फिंगर या फिर वेजाइनल एग्जामिनेशन किया जाता है। इसके अंदर इंस्पेक्शन किया जाता है फीमेल जेनिटलिया के अंदर ताकि चेक किया जा सके या गर्ल ने इनके वेजाइनल इंटरकोर्स किया है या नहीं, ये चेक किया जाता है। जो यूनाइटेड नेशन एजेंसीज़ हैं उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट इशू की थी 2018 के अंदर, जिसके अंदर स्क्रैप करने के लिए कहा गया था इस टेस्ट को। वुमेन और गर्ल के ऊपर एक ये बहुत ही बुरा इम्पैक्ट डालता है, उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों के ऊपर ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है और ये जेंडर बेस्ड वायलेंस भी हुआ और ह्यूमन राइट वायलेशन भी है। फिर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है बलवंत मोरेश्वर पुरिंड्रे, ये कौन है? ये मैं बताना है। ये फॉर्मर इंडियन एथलीट है हरियाणा से, या फिर ये राइटर और थिएटर पर्सनैलिटी है महाराष्ट्र से, या फिर एमिनेंट इकोनॉमिस्ट है दिल्ली से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, बिकॉज ये राइटर और थिएटर आर्टिस्ट हैं। यहाँ पे आप इनकी पिक्चर भी देख सकते हैं। इनका जन्म 1922 के अंदर हुआ था। सो इस वजह से ये अभी अपने 100वें जन्मदिन मनाने के बीच आ चुके हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इन्हें ट्रिब्यूट प्रोवाइड की है इसी के बारे में। और ये बहुत ही अच्छे राइटर और थिएटर पर्सनैलिटी है महाराष्ट्र से। इनका काम है वो मेनली किसके ऊपर है? शिवाजी के ऊपर, शिवाजी की लाइफ है उसके ऊपर है। ये 17वीं सेंचुरी के फाउंडर थे मराठा एम्पायर के। इसी वजह से इन्हें शिव शाहिर कहा जाता है, मतलब कि शिवाजी इस बार्ड बुलाया जाता है। ये मोस्टली इनका काम है वो देखा गया है शिवाजी जनता राजा के ऊपर। 2015 के अंदर इन्हें महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, जो कि महाराष्ट्र स्टेट का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो दिया गया था। और साथ ही साथ इन्हें 2019 के अंदर पद्म विभूषण भी मिला है। फिर अगला क्वेश्चन है कंसिडर करना इन सभी स्टेटमेंट को किसके रिस्पेक्ट में? चंद्रयान 2 के बारे में बताना है। चंद्रयान 2 मिशन है वो लॉन्च किया गया था इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2019 के अंदर। इसका मेन एम क्या था? इसका मेन एम था कि मैपिंग की जा सके जो लूनर सरफेस के अंदर जो कंपोजिशन है उसको, उसकी वेरिएशंस को पता लगाया जा सके, उसके साथ साथ लोकेट भी किया जा सके और स्टडी भी किया जा सके उसके सरफेस के बारे में कि मून के ऊपर वाटर है या नहीं। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है ये बताना है हमें। हमारे ऑप्शन है फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों, या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। मुझे पर्सनली आज भी याद है जब पीएम खुद आए थे इसके लॉन्च के ऊपर और वहाँ पे मैंने खुद बैठ के देखा था, बहुत इंतज़ार किया था कि अब लॉन्च होगा, अब ये होगा, वो होगा। मतलब कि अपने खुद के देश के बारे में अगर कुछ स्पेशल चीज़ होती है तो हमें थोड़ा सा होता है, क्यूरियोसिटी मुझसे कुछ ज़्यादा ही होती है। सो जब इसे लॉन्च किया गया था तब बहुत खुश थे, लेकिन जब ये क्रैश कर गया, इसका जो लैंडर और रोवर थे वो डिस्ट्रॉय हो गए, उनसे हमारा सिग्नल लॉस्ट हो गया, तब जो हमारे के शिवन हैं जो चीफ हैं इसरो के, वो लिटरली रोने लग गए थे। और उनका ढाढ़स बताया था किसने? हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। तो लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूछ सकते हैं इसके बारे में। अब इसकी न्यूज़ में क्यों आया है? बिकॉज इसने मॉलिक्यूल हैं वो फाइंड किए हैं जो लूनर सरफेस है मून का, उसके ऊपर कि यहाँ पे वाटर है उसकी प्रेजेंस थी, इसके बारे में बताया गया है। इसके अंदर वाटर जो मॉलिक्यूल्स वो पाए गए हैं जिसे हम H2 बुलाते हैं, और हाइड्रोक्सिल भी पाया गया है जिसे हम OH बुलाते हैं। ये कहाँ पे पब्लिश की गई ये चीज़ें जो इन्होंने फाइंड की हैं ये पब्लिश की गई हैं हमारा जो साइंस जर्नल है, करंट साइंस जर्नल है, उसके अंदर। ये डिस्कवरी किसके द्वारा की गई है? ऑर्बिटर का जो इमेजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर है, IIRS बुलाते हैं जिसे हम,
उसके द्वारा ये डिस्कवरी की गई है। चंद्रयान 2 मिशन ये लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा 2019 जुलाई के अंदर, 22 जुलाई की बात है, मुझे अच्छे से याद है। विक्रम लैंडर जो कि इस मिशन के अंदर क्रैश हो गया था उस लूनर सरफेस के ऊपर, कितनी दूरी पे अपनी जो डेस्टिनेशन थी वहाँ पे वो सितंबर में पहुँचने वाला था, लेकिन उसके 2.1 किलोमीटर पहले ही वो क्रैश हो गया। इस वजह से ही हमारा मिशन, ये समझ लो, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था। लेकिन ऑर्बिटर है वो आज भी काम कर रहे हैं और उसी से ये डिटेल्स हैं वो निकाली गई हैं। फिर अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, ये समटाइम न्यूज़ में देखने को मिला है रिसेंटली। इसके बारे में हमने पहले भी क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो इसका क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। ये किसके साथ में एसोसिएटेड है ये बताना है हमें। ये एक एक्सपीडिशन एक्सरसाइज है जो कि सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर की गई थी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के साथ में मिलकर, या फिर ये कैंपेन है जो कि लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एम्पावरमेंट के द्वारा, ताकि फ्लैग जो टैग दिया जाए इंडियन बीचेस को। या फिर ये इंडिया के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक्सपीडिशन प्रोग्राम चलाया है आर्कटिक के अंदर, मिशन शक्ति के अंदर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ये क्लो इंटरनेशनल के द्वारा इन्हें ट्रेनिंग दी गई थी और उनके साथ में मिलकर ये काम किया गया था, जो कि हमारे जो इंडियन आर्म फोर्सेस की वेटरन्स हैं उनके द्वारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत ही बड़ी डिसेबिलिटीज़ की टीम थी वो गई थी और उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने परमिट किया है इस टीम को, ताकि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं वो सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर चढ़ सके, और इन्होंने कंप्लीट भी कर लिया है ये। फिर अगला क्वेश्चन है सोन चिरैया, ये एक इनिशिएटिव है जो रिसेंटली न्यूज़ में आया है, तो हमें बताना है कि ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का इनिशिएटिव है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने सोन चिरैया आपने एक सॉन्ग भी सुना होगा जो बेटियों के बारे में है, और अगर आप सत्यमेव जयते देखते थे तो आपने ज़रूर से ज़रूर सुना होगा। उसके अंदर एक बार श्रेया घोषाल जी आई थी और उन्होंने इस सॉन्ग को गाया था, मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट है, आप इसको सुन सकते हैं। इसे एक ब्रांड और लोगों के रूप में दिया गया है मार्केटिंग करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी स्कीम है, जो कि इन शॉर्ट हम बुलाते हैं DANULM। इसकी फुल फॉर्म क्या है? ये 2 बार कर दिया मैंने, इसे PPT में ठीक कर दूंगी। इसकी फुल फॉर्म है दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। इसकी ये एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर की। इन्होंने फोकस किया है कि जो अर्बन पुअर वुमेंस हैं उनको इक्विप्ड किया जा सके, उन्हें स्किल्स प्रोवाइड की जा सकें, अपॉर्चुनिटीज़ दिए जा सकें, ताकि वो प्रमोट कर सके सस्टेनेबल माइक्रो एंटरप्राइजेज़ को, और इस्टेब्लिशमेंट की जा सके इनकी, और उनका जो इनकम लेवल है उसे भी इंक्रीज़ किया जा सके, ताकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी बढ़े और काफ़ी जो भी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं उनकी वो सॉल्व हो सकें। इसके अंदर वुमेन्स हैं उनको मोबिलाइज़ किया जाता है, अर्बन जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं उनसे, और इन्हें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ में जोड़ा जाता है, ताकि उनकी जो फेडरेशन है उसके साथ में सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया जा सके इन वुमेन्स को। काफ़ी सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो कि इंगेज करते हैं लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ के अंदर, और गुड्स प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट हैं, टेक्सटाइल हैं, टॉयज़ हैं, या फिर ईटेबल्स हैं, या फिर ऐसे ही बहुत सारे और प्रोडक्ट्स हैं। ये इनिशिएटिव है सोन चिरैया, जिसे क्रिटिकली प्रूव किया गया है एक स्टेप के रूप में, ताकि इंक्रीज़ किया जा सके विजिबिलिटी को और ग्लोबल एक्सेस प्रोवाइड की जा सके, जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा जो वुमेंस हैं वो प्रोडक्ट्स बनाती हैं उनको नेशनल लेवल पे लेकर और फिर इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। फिर अगला क्वेश्चन है निंजबो जुशान पोर्ट, ये लोकेटेड कहाँ पे है? ये रिसेंटली न्यूज़ में आया है बिकॉज ये बंद कर दिया गया है, तो ये कहाँ पे लोकेटेड हमें बताना है। रशिया, चाइना, जापान, फ्रांस। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, ये चाइना के अंदर लोकेटेड है। ये वर्ल्ड का 3rd बिजिएस्ट पोर्ट है। इसके अंदर जो ग्लोबली इसको बंद करने की वजह से थ्रेट हो गई है ग्लोबल सप्लाई चेन को, और इम्पैक्ट हुआ है मैरीटाइम ट्रेड पे। काम करने वाला एक जो वर्कर है वो कोविड-19 पॉजिटिव मिला है, इस वजह से इसे बंद कर दिया गया है। इसे पार्टली बंद किया गया है, पूरी तरह से बंद नहीं किया गया है अभी, ये ध्यान में रखिएगा। ये मिशान टर्मिनल है यहाँ पे, वो निंजो जुशान पोर्ट के अंदर ही है, जो कि साउथ शंघाई की तरफ है, और इसकी वजह से जो ये 4th कंटेनर कार्गो हैंडल करने वाला चाइनीज़ पोर्ट है। मिशान टर्मिनल नेमली सर्विस प्रोवाइड करवाता है ट्रेड डेस्टिनेशन को, कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में। फिर अगला क्वेश्चन है कंसिडर करना है इस बी स्टेटमेंट को किसकी रेफरेंस में? सीसेट एक्सरसाइजेस के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है, तो इसको भी देख लेते हैं। ये एक एनुअल और बायलैटरल एक्सरसाइज है, किसके बीच में? इंडिया और USA के बीच में। इसका ऑब्जेक्टिव है कि इन्हेंस करें इंटरऑपरेबिलिटी को और शेयर मैरीटाइम सिक्योरिटी कंसर्न्स को, और प्रिजर्व करें साथ ही साथ रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को भी। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों है, फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, सेकंड ओनली करेक्ट है, फर्स्ट ओनली करेक्ट नहीं है, बिकॉज ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, ना कि बायलेटरल।
और ये सिंगापुर के अंदर हुई है रिसेंटली, इसके बारे में देख लेते हैं। इंडियन नेवी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है और यूएस नेवी है वो इसे लीड कर रही है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? साउथ ईस्ट एशिया कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग, इसे सीसेट बुलाया जा रहा है। ये मिलिट्री एक्सरसाइज है जो सिंगापुर के अंदर हुई है और ये मैरीटाइम मैनूवर भी है। ये एक्सरसाइज है कंप्राइज करती है अप्रोक्सीमेटली, इसके अंदर 400 पर्सन्स और 10 शिप्स हैं वो आई हैं। 20 एडिशन, इसका जो 20वां एडिशन है वो अभी हो रहा है। सबसे पहले ये 2002 के अंदर हुआ था। ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है यूएस नेवी के द्वारा और इसका हाइब्रिड फॉर्मेट है। इसके अंदर और भी पार्टनर्स हैं, 20 पार्टनर्स हैं जो कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर से हैं। इसके अंदर इंडिया भी इंक्लूडेड है, तो वो देख लेते हैं हम। इसके अंदर कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ब्रुनेई, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, मालदीव्स, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, साउथ कोरिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड और तिमोर लिशेते। आपको ये बताना है कि तिमोर लिशेते कहाँ पे है? यूनाइटेड किंगडम और वियतनाम। ये 2002 के अंदर शुरू हुई थी, ये मैंने आपको बताया था। इस एक्सरसाइज का एम है ताकि जो इन्हेंस किया जा सके कोऑपरेशन को साउथ एशियन कंट्रीज़ के बीच में, ताकि वो इनकॉर्पोरेट कर सके स्टैंडर्डाइज ट्रेनिंग के थ्रू और टैक्टिक्स भी बता सके और प्रोसीजर्स को भी फॉलो करें जब कोई भी क्राइसिस आए या फिर कंटीजेंसीज देखने को मिले या फिर इलीगल एक्टिविटीज़ देखने को मिले मैरीटाइम डोमेन के अंदर, तो उसे टैकल करने के लिए ये ज़रूरी है। फिर अगला क्वेश्चन है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। इसके बारे में हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ये तब होता है जब वाटर की जो डीम्ड ये तब होता है जब वाटर डैम्ड को ग्लेशियल मोराइन के अंदर सडनली रिलीज़ कर दिया जाता है। फिर दूसरा है क्लाइमेट चेंज है वो स्लोली ऑकर करता है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड को। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों, फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, बिकॉज सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। बिकॉज ये रिलीज़ किया नहीं जाता है, ये सडनली अपने आप ही रिलीज़ हो जाता है उनके टूटने की वजह से, ग्लेशियर के टूटने की वजह से। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट जिसे हम ग्लोफ बुलाते हैं, इसका मतलब होता है कि फ्लडिंग आ जाना किसकी वजह से? वाटर डैम के अचानक टूट जाने की वजह से, और ये रिलीज़ हो जाता है। नेचुरल ग्लेशियर या फिर मोराइन डैम्स हैं वो किसकी चीज़ से बनते हैं? आइस से, सैंड से, पिबल से, आइस के जो रेजिड्यू बच जाते हैं उनसे, ये उनसे बने होते हैं। इस वजह से ये बहुत ही कमज़ोर होते हैं और जब ग्लेशियर मेल्ट हो जाता है और जो लेक्स हैं, ग्लेशियर लेक हैं, वो टूट जाती हैं, तब ये एक फ्लैश फ्लड की तरह काम करते हैं और ड्राम स्ट्रीम के अंदर जो एरिया है उसके अंदर ये बाढ़ ले आते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। एनडीएमए के अकॉर्डिंग ग्लेशियर हैं वो रिट्रीट करते हैं जब क्लाइमेट चेंज होता है। इसके अंदर मोस्ट पार्ट है जो हिंदू कुश हिमालयन रीजन के अंदर, उसके अंदर फॉर्मेशन होता है, बहुत ही नई नई ग्लेशियर लेक बन जाती हैं, इसके जो कि मेजर कोज होती हैं ग्लोफ की। फिर अगला क्वेश्चन है कंसिडर करना है इस सभी स्टेटमेंट को किसकी रेफरेंस में? रिसेंटली रामेश्वर कन्वेंशन के अंदर वेटलैंड्स हैं इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, उन्हें ऐड किया गया है। तो हम बताने इनमें से कौन से हैं वो? वधवा वेटलैंड, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, थाने क्रिक फ्लेमिंगो सेंचुरी। तो हम बताने इनमें से कौन सा है जो इसके अंदर इंक्लूड किया गया है? हमारे ऑप्शन हैं फर्स्ट ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, या फिर ये सभी की सभी। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज वधवा वेटलैंड और सुल्तानपुर नेशनल पार्क इन दोनों को इंक्लूड कर दिया गया है। ये प्रपोज है लेकिन अभी तक इसे वेटलैंड नहीं बनाया गया है। इसको देख लेते हैं। 4 और नए वेटलैंड्स हैं जिसको इसके अंदर रामेश्वर जो सेक्रेटरीट है उन्होंने रामेश्वर साइट्स रिसेंटली डिक्लेयर किया है। वो कौन कौन से हैं? वधवा वेटलैंड जो कि गुजरात के अंदर है, थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी गुजरात के अंदर है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है वो भी हरियाणा के अंदर है, बिरनावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये भी हरियाणा के अंदर लोकेटेड है। ये सुल्तानपुर 2 बार लिख दिया मैंने, इसके लिए सॉरी, ये ठीक हो जाएगा पीडीएफ में। भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अभी इन तीनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये हरियाणा के अंदर लोकेटेड है, जो कि सपोर्ट करती है 220 स्पीसीज़ को, जो कि यहाँ पे रहती भी हैं या फिर विंटर माइग्रेटरी हैं वो भी यहाँ पे आती हैं, और लोकल माइग्रेटरी है वो भी यहाँ आती हैं जो कि क्रिटिकल स्टेज पे हैं अपनी लाइफ साइकिल की। फिर वधवा वेटलैंड है ये लोकेटेड है गुजरात के अंदर, इसे इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस दी गई है बर्ड लाइफ के लिए, क्योंकि ये प्रोवाइड करवाती है विंटरिंग ग्राउंड किसको? माइग्रेटिव वाटर बर्ड्स को, जिसके अंदर 80 स्पीसीज इंक्लूडेड हैं, कहाँ से? सेंट्रल एशियन फ्लाईवे से भी हैं। फिर जो बायोडाइवर्सिटी रिच थाने क्रीक है इसे प्रपोज किया गया है, लेकिन अभी तक इसे रामेश्वर साइट डिक्लेयर नहीं किया गया है, जहाँ पे एशिया के लार्जेस्ट क्रीक पाए जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को इसके बारे में काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में बताने में। 1985 के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में
यूनेस्को ने इसे डिक्लेयर कर दिया गया था। ये आसाम के अंदर लोकेटेड है। मैं कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों है, फिर दोनों में से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। काजीरंगा नेशनल पार्क है ये कार्बी आंगलोंग और नागौन डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है, जो कि आसाम के अंदर है। इसे 1908 में बनाया गया था। किसकी रिकमेंडेशन के ऊपर? मैरी कर्जन के द्वारा कहा गया था, तब इसे बनाया गया था एक नेशनल पार्क। ये लोकेटेड है कहाँ पे? ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी जो हॉटस्पॉट है वहाँ पे, जो कि गोलाघाट और नागौन डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। इसके अंदर 2200 से भी ज़्यादा इंडियन वन हॉर्न राइनोज हैं, जो कि वर्ल्ड की अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें तो जो राइनो की पॉपुलेशन है उसका 2/3 है। ये इतनी पॉपुलेशन यहाँ पे है, तो आप समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे ही हैं। इसके साथ साथ जो ये एक आइकॉनिक ग्रेटर वन हॉर्न राइनो के साथ साथ ये ब्रीडिंग ग्राउंड है किसके लिए? एलिफेंट के लिए, वाटर बफेलो के लिए और स्वैम्प डियर के लिए। टाइम के साथ साथ जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो भी काजीरंगा के अंदर बढ़ी है। यही रीज़न है इसे टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर किया गया था 2006 के अंदर। ये रिकॉग्नाइज़ किया गया है इम्पोर्टेंट बर्ड एरिना बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा। इसके अंदर काफ़ी सारी जो एलिफिनल स्पीसीज़ हैं बर्ड की वो भी पाई जाती हैं। यहाँ पे आप उनके नाम देख सकते हैं। वैसे ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज ये नहीं पूछे जाते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसे बर्ड एरिया किसके द्वारा रिकॉग्नाइज़ किया गया है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा ये बताया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इस भी स्टेटमेंट को किसकी रेफरेंस में रिसेंटली लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर एडजॉर्न हुई है साइन-डाई। इसके बारे में हमें बताना है। हमारे प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो डिक्लेयर कर सकते हैं एडजॉर्नमेंट साइन-डाई दोनों ही हाउसेस के अंदर पार्लियामेंट में। फिर दूसरा ऑप्शन है, एडजॉर्नमेंट के साथ साथ जो लोकसभा के अंदर पास हुए हैं और राज्यसभा के सामने जो पेंडिंग हैं वो बिल्स हैं वो लैप्स हो जाते हैं। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा कर्ड है वो करेक्ट है? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों, फिर दोनों में से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए, बिकॉज फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज इसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है इसका बिल्स के ऊपर। इसका सिंपल वर्डों में मैं कहूँ तो इसका मतलब क्या होता है कि पार्लियामेंट है वो इनडेफाइनेट, मतलब कि कोई भी टाइम फिक्स नहीं होता है कि कब वो दोबारा से असेंबल होगी। ये बताए बिना ही उसे एडजर्न कर दिया जाता है, उसे स्थगित कर दिया जाता है, और ये पावर हमारे प्रेसिडेंट के पास में होती है और इसका बिल्स के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। फिर अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन है जिसने हैंडबुक रिलीज़ की है गाइड करने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको और लोकल बॉडीज़ को, फ्रेम करें पॉलिसीज़ और नॉर्म्स को, ताकि क्या बनाया जा सके, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके लिए चार्जिंग नेटवर्क्स क्रिएट किए जा सकें। हमारे ऑप्शन हैं इसरो, नीति आयोग, BRO या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको देना है। So that's it for today. Thank you for listening. Don't forget to like, share and subscribe. Also provide your sources to improve. Jai Hind, Jai Bharat.